हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो टॉपिक वाइज स्पेशल टेस्ट स्टार्ट कर रखा है, उस टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 7। इससे पहले 6 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है टॉपिक वाइज का। फुल लेंथ भी टेस्ट अपलोडेड है, वो भी अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर देखिए। यह जो 6 टॉपिक बाई सेट अपलोडेड है उसमें हम लोग प्राचीन भारत पूरा ख़त्म कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मध्यकालीन भारत के इतिहास में भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, विजयनगर साम्राज्य और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा वो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? तो हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है वो अरबों ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरबों ने। आगे कह रहा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म जो है वो 570 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। और इनकी अगर मृत्यु पूछता है तो मृत्यु है 632 ईस्वी में। इनके पिता का नाम है अब्दुल्ला और माता का नाम है अमीना। आगे कह रहा है कि मक्का कहाँ है? तो मक्का है सऊदी अरब में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में। अभी हम लोगों ने देखा था हजरत मोहम्मद का जन्म जो है वो यहीं हुआ था, और इसी कारण यह स्थान जो है वो मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल बन गया है। आगे कह रहा है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो 712 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 712 में। और अरब आक्रमणकारी जो था मोहम्मद बिन कासिम, उसी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय जो हुई थी वो 712 में हुई थी। और ध्यान रखिएगा, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसी के नेतृत्व में अरबों ने पहली बार भारत पर सफल आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरबी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरबी था। और मोहम्मद बिन कासिम जो था वो इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? तो महमूद गजनबी से कौन चंदेल शासक पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्याधर। विद्याधर जो था वो अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार थे अलबरूनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी। देखिए, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूखी, ये सब जो थे वो महमूद गजनी के दरबार में ही रहते थे। आगे कह रहा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वो अलबरूनी ही था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी। अलबरूनी जो था वो अरबी भाषा में तहकीकात हिंद की रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जो है वो निर्मित किए थे? तो यह किसने किया था? महमूद गजनबी ने ही किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उसके दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित था। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख जो था वो अरबी भाषा में था, और दूसरी तरफ अंकित लेख जो था वो संस्कृत भाषा में था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो 1192 में कितने जीता था? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। आप लोगों को याद ही होगा कि सिहाबुद्दीन जो है
मोहम्मद गोरी जो था उसका प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर होता है, दूसरा 1178 ईस्वी में गुजरात पाटन पे करता है, फिर 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के प्रथम युद्ध करता है, एंड सो ऑन। आगे कह रहा है कि युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो वो है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि कब हुआ? 1192 में। और किसके किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी जो था वो विजयी हुआ था। क्लियर है? आगे कह रहा है कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था भीम द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भीम द्वितीय ने। ये देखिए, जो 1178 में मोहम्मद गोरी जो था वो गुजरात पाटन पर आक्रमण करता है, लेकिन वहाँ भीम द्वितीय जो था वो अपनी योग और साहसी विधवा माँ जो थी नायिका देवी, उसके नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला करता है और उसे परास्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी जो है वो जयचंद को चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 में हुआ था, उसमें पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध 1194। चंदावर से याद रखिएगा, चंदावर जो है वो वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। आगे कह रहा है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, और दूसरे तरफ जो है वो कलमा मतलब अरबी में खुदाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो भारत में मोहम्मद गोरी जो है वो प्रथम अख्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? यह गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो वो किस दास ने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था, और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को इसी ने ध्वस्त किया था। आगे कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को लाहौर में किया था, मतलब अपना राज्याभिषेक किया था और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। आगे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो है वो लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता था? यह बात कर रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कुतुबुद्दीन ऐबक से एक चीज़ याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। आगे कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। फिर आप लोगों को याद होगा इल्तुतमिश आता है और लाहौर से अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली स्थानांतरित करता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। आगे है कि दिल्ली का प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुसलमान शासक जो था वो इल्तुतमिश था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से याद रखिएगा, इल्तुतमिश ही पहला शासक था जिसने कि 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो उसका नाम है रजिया सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान, जो कि टेन्योर इनका कब से कब था? 1236 से लेकर 1240 तक, और यह जो है वो शादी अल्तुनिया के साथ की थी। आगे कह रहा है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान जो था वो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो यह जो है वो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। मंगोल से याद रखिएगा, मंगोल जो थे वो चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। आगे कह रहा है कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। आप लोग पढ़े भी होंगे कि चंगेज खान से बचने के लिए सम्राट जलाउद्दीन को इल्तुतमिश जो था वो अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश जो है वो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है वो मालिक जनी को नियुक्त किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है
कि रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गियासुद्दीन बलबन। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे इसका वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, और साथ ही साथ इसको उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो यह किसके बारे में कहा गया है? तो यह बलबन के बारे में कहा गया है। बलबन जो था वो अपने विरोधियों के प्रति रक्त और लौह की नीति अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। बलबन से याद रखिएगा, इसने एक नौरोज उत्सव भी शुरू करवाया था और साथ ही साथ राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव उपाधि धारण किया था। तो यह जो है बलबन जिले इलाही के भव उपाधि धारण किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया था? तो अभी हम लोगों ने देखा नौरोज को शुरू करवाया था बलबन ने, साथ ही साथ इसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों के आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यह जो है वो बर्नी कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 में दिल्ली का सुल्तान बनता है और यह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित करता है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा सुल्तान जो है वो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? यह बात कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सेना को नगद वेतन देने, अस्थायी सेना की नींव, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा जो है वो चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो सिकंदर सानी की मनोपाधि जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसने दैवी अधिकार के सिद्धांत को भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? किसकी हुई थी? जफर खां की हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जफर खां। ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306 तक मंगोलों के 6 बार आक्रमण हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रानी पद्मिनी का नाम जो है वो अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि जो है वो अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? यह बात कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ही जो था वो भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। और इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का भी आदेश दिया था। आगे कह रहा है कि बाजार नियंत्रण प्रथा जो है वो लागू की गई थी। तो बाजार नियंत्रण प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा जो था वो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक। और यह जो है वो खुसरो खां को पराजित करके 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290, फिर खिलजी 1290 से 1320, फिर तुगलक 1320 से 1414, फिर सैयद 1414 से 1451, फिर लोदी 1451 से 1526। यह था दिल्ली सल्तनत का टेन्योर। इसमें सबसे ज़्यादा दिन तक रहा तुगलक वंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश। यह जो है वो 1320 से लेकर 1414 तक। आगे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। यह बात कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक यानी अम्बेटी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन तुगलक का टेन्योर था 1325 से लेकर 1351 तक। आगे कह रहा है कि अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। तो यह जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अमीर ए कोही जो था, इस विभाग का मुख्य कार्य था कि कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। यह बात कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक की। आगे कह रहा है कि दीवाने कोही जो है वो किससे संबंधित है। तो दीवाने कोही जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली से दौलताबाद। आगे कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो कांसा, तांबा ये सब धातुओं के सिक्के चलवाए थे, जिनका मूल जो है वो चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। आगे कह रहा है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता, मोरक्को का जो यात्री था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यह जो है वो लगभग 1333 में भारत आया था और उस समय किसका शासनकाल था, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक का। आगे कह रहा है कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का जो है वो वर्णन किया गया है। आगे कह रहा है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो यह इब्न बतूता ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता ने। आगे कह रहा है कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे कह रहा है कि इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यह जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पे कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, तुगलक की मृत्यु पे। आगे कह रहा है कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। तो रोजगार कार्यालय की स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा सबसे अधिक दासों की संख्या जो थी वो इसी के समय में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, वह था। तो दीवाने खैरात किसने स्थापित किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात स्थापित किया था जो कि गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों
और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन जो मुसलमान लड़कियां हुआ करती थीं उनका विवाह की व्यवस्था करता था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यह जो है वो फिरोज शाह तुगलक, और संभवतः दासों की संख्या जो थी वो 1,80,000 तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का भी निर्माण करवाया था और 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था। आगे कह रहा है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वो कौन था? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। इसने एक सिंचाई कर भी लगाया था जो कि उपज का 1/10 भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, जो कि उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक से याद रखिएगा, इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया और जकात वसूल करने का आदेश दिया था। आगे कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला जो सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो यह किया था फिरोज शाह तुगलक ने ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। यह जो है वो दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग भी लगवाए थे। आगे कह रहा है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख जो है वो दिल्ली कौन लेकर आया था? तो फिरोज शाह तुगलक ही लेकर आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। आगे कह रहा है कि राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था एक दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी के लिए कहा गया है कि इसका शासन जो था वो दिल्ली से पालन तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने इसी के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए तैमूर आक्रमण कब किया था? 1398 में। नासिरुद्दीन महमूद कब से कब तक? 1394 से लेकर 1412 तक। तो क्लियर है कि यह जो है वो नासिरुद्दीन महमूद के ही शासनकाल में तैमूर जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। आगे कह रहा है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा कब, 1398 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1398 में। आगे कह रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का स्थापित ना हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक? 1414 से लेकर 1451 तक। और इसके संस्थापक था खिरिज खां, जो कि तैमूर लंग का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक जो था वो उच्च शिक्षित था? यह बात कर रहा है इब्राहिम लोदी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इसको जो है वो खातौली का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1518 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? यह जाता है सिकंदर लोदी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी को। साथ ही साथ सिकंदर लोदी से याद रखिएगा, इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो है वो हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था और इसकी राजधानी थी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो उसका नाम था गंगा देवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा देवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय ने। देखिए, हरिहर द्वितीय की जो सबसे बड़ी सफलता थी वो पश्चिम में बहमनी राज से बेलगांव और गोवा को छीनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राव ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध जो है वो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह, जिसमें कि कुली कुतुब शाह जो है वो पराजित हो जाता है। आगे कह रहा है कि कृष्णदेव राव के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो अष्ट दिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु कवि थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 तेलुगु कवि। याद रखिएगा, कृष्णदेव राव के ही शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अष्ट दिग्गज जो थे वो किस राजा से संबंधित थे? तो अष्ट दिग्गज जो है वो कृष्णदेव राव से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राव के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु साहित्य का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु साहित्य का। आगे कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर गया था। तो अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। देवराय द्वितीय का राज्यकाल था 1422 से लेकर 1446 तक। अब्दुल रज्जाक से याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक के अनुसार ही विजयनगर में जो पुलिस वालों को वेतन दिया जाता था वो वेश्यालय की आय से दी जाती थी। आगे कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। तो यह जो है वो विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर राजाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके राजरोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? यह बात कर रहा है कृष्णदेव राव की। देखिए, कृष्णदेव राव का राजरोहण जो हुआ था वो 1509 में हुआ था। तो लगभग अब 500 साल गुजर गए हैं और कृष्णदेव राव जो था वो 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया था। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की जो संयुक्त सेनाएं थीं वो विजयनगर को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राव जो था वो था, लेकिन तो वास्तविक शक्ति उसके किस मंत्रियों के हाथ में थी? तो वास्तविक शक्ति जो थी वो उसके मंत्री राम राय के हाथ में थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राम राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है वो 1565 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1565 में। और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तब विजयनगर साम्राज्य का शासक जो था वो था वेंकट द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वेंकट द्वितीय। आगे कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व। आगे कह रहा है कि होयसलो की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम है हेलीबिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलीबिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह जो है वो हम्पी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो यह जो है वो बुक्का प्रथम ने भेजा था। और कब भेजा था? 1374 ईस्वी में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है वो हम्पी में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। विट्ठल मंदिर का निर्माण जो है वो विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो थे वो किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
आगे कह रहा है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो यह तुगलक राजवंश के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इक्ता व्यवस्था जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि सर्व कर जो है वो लगाया जाता था। तो सर्व कर जो है वो सिंचाई पर लगाया जाता था और यह जो है वो उपज का 10% होता था, मतलब 1/10 भाग। आगे कह रहा है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध जो है वो राज्य कानून से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल का अर्थ क्या था? तो यह जो था वो इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक इस चैनल पे आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।